टू आवर चैनल फिजिक्स फॉर फ्री। तो आज हम आईआईटी जैम फिजिक्स की सीरीज में मैथमेटिकल फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकल फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम उसके सिलेबस पे एक बार नजर डाल लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस है जैम का, क्या क्या सिलेबस है अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जो जो पूछे जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी क्या है, आईआईटी जैम। तो हम पहले वो टॉपिक देखते हैं जो आईआईटी जैम में पूछे जाते हैं। तो आईआईटी जैम में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं? जो वेक्टर एनालिसिस है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईआईटी जैम की नजर से अगर देखा जाए तो। ठीक है, मैट्रिक्स, मैं ये सब बताऊंगा कि मैं इन सब में क्या क्या डिस्कस करूंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, हम लोग ये डिस्कस करते जाएंगे टॉपिक्स धीरे धीरे करके। डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा ही जाएगा, फूरियर सीरीज से एक क्वेश्चन आना ही आना होता है जैम में, तो छोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी हम। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, यहाँ पे मैंने एनालिसिस लिखा हुआ है लेकिन हमारा फोकस जो रहेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर पर ज्यादा रहेगा। एनालिसिस के अगर बोलूं कि मैंने एनालिसिस यहाँ क्यों लिखा है, तो हम थोड़ा बहुत काउची रीमन इक्वेशन में जाएंगे, सीआर इक्वेशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे एनालिसिस में। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम ज्यादा पढ़ेंगे, उसका बेस जो है हम वो डिस्कस करेंगे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि नंबर से ही बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जैकोबियन से भी एक आध क्वेश्चन कभी कभार पूछ ले जाता है, तो हम ये भी पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया हमारा आईआईटी जैम का जो केवल और केवल जैम का सिलेबस है। ठीक है, अगर मैं बात करूं जो एडिशनल टॉपिक्स करके मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जो जेस्ट में कुछ टॉपिक्स हैं, इसमें जेस्ट में पूछे जाते हैं, कुछ टॉपिक्स टीएफआर में पूछे जाते हैं, कुछ जेएनयू डीयू और अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाइक जेएनयू एचसीयू बीएचयू में पूछे जाते हैं। वो टॉपिक्स को जो है फूरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा जाता है, थोड़ा बहुत बीएचयू में पूछा जाता है। ठीक है, डिराक डेल्टा टॉपिक्स, जो डिराक डेल्टा टॉपिक है वो इन यूनिवर्सिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वैसे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी आगे फिजिक्स में पढ़ने के लिए। तो डिराक डेल्टा तो मैं डेफिनेटली जल्दी से जल्दी पढ़ाने की कोशिश करूंगा। बाकी मैं सबसे पहले जैम का सिलेबस कवर करूंगा, उसके बाद मैं इन टॉपिक्स को छूंगा, जिससे कि हम लोग इसमें महारत हासिल कर लें कि इसमें हम लोग का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, हमारा जैम अच्छे से कवर हो जाए। फिर उसके बाद हम ये सब टच करेंगे टॉपिक्स। ठीक है, बीटा गामा फंक्शन की प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा यूज होती हैं अलग अलग जगह पर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी से भी एक आध क्वेश्चन आता है, बीएचयू में आता है, एचसीयू में पूछा जाता है एक आध क्वेश्चन, तो प्रोबेबिलिटी भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गया कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो जैम में पूछे जाते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पूछे जाते हैं। लेकिन अगर अब मैं चलूं कि चैप्टर 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 1 वेक्टर एनालिसिस। तो वेक्टर एनालिसिस की हम लोग बात करें तो वेक्टर एनालिसिस में हम लोग आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मैं वो आपको पहले बता देता हूं कि वेक्टर एनालिसिस का जो चैप्टर है इसके अंदर हम लोग वेक्टर्स का रिव्यू लेंगे। सबसे पहले मैं ऐसा मानता हूं कि आप सब लोग बीएससी से आए हुए हैं पास होके, तो वेक्टर का आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। अगर थोड़ी बहुत नॉलेज नहीं भी है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, वेक्टर की डेफिनेशन से स्टार्ट करूंगा और जैम के लेवल तक जाऊंगा। ठीक है, तो इतना हम लोग नहीं डरेंगे किसी भी बात को लेके, बस हम लोग को फॉलो करना है, पढ़ते रहना है, जैसा मैं पढ़ा रहा हूं, जैसा हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग को आगे बढ़ते रहना है और साथ देना है एक दूसरे का। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट, इन सब का फिजिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग वगैरह सब देखेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की तो फिजिक्स में सबसे ज्यादा जरूरत होती ही है, ऐसे हम लोग नहीं चल सकते बिना कोऑर्डिनेट सिस्टम के, किसी न किसी चीज को कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू ही समझा जा सकता है। ठीक है, तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में क्या देखेंगे, कार्टेशियन देखेंगे, पोलर पढ़ेंगे, स्फेरिकल पढ़ेंगे, सिलिंड्रिकल पढ़ेंगे। तो मैं वेक्टर एनालिसिस मतलब मैथमेटिकल फिजिक्स में ये सब सिस्टम्स समझाऊंगा कि क्या क्या होता है, हम डिस्कस करेंगे कि कार्टेशियन में अगर हुआ तो वेलोसिटी कैसे लिखी जाएगी, एक्सप्रेशन का क्या फॉर्मूलिज्म होता है, पोलर में किस तरीके से होता है, स्फेरिकल में किस तरीके से होता है, सिलिंड्रिकल में किस तरीके से होता है। तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके का कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम वेक्टर कैलकुलस की तरफ, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, इन सब के बारे में समझेंगे, इनकी टर्म समझेंगे, इनका फिजिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे आगे। ठीक है, फिर आगे चलेंगे हम लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल पढ़ेंगे। ठीक है, फिर लाइन इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल में कैसे जाते हैं, ये थ्योरम से, स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन डाइवर्जेंस थ्योरम, हम इनको भी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 1 वेक्टर एनालिसिस। तो अब हम लोग रिव्यू ऑफ वेक्टर्स, मतलब वेक्टर्स के बारे में बहुत बेसिक नॉलेज जो वेक्टर्स की है वो समझते हैं, मतलब वेक्टर की डेफिनेशन वगैरह हम लोग समझते हैं कि क्या है। ठीक है, तो मैंने यहाँ नोट डाउन कर रखा है कि वेक्टर्स जो है उनके लिए डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड की नीड होती है। अगर आपको किसी भी वेक्टर को डिफाइन करना है तो डायरेक्शन भी चाहिए और
मैग्नीट्यूड भी चाहिए, ये सब जगह आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, लाइक कुछ क्वांटिटीज लाइक डिस्प्लेसमेंट हो गई, डिस्प्लेसमेंट ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का ही एक एग्जांपल लूं तो कैसे हमें पता चलेगा कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक कन्वेंशन लिया हुआ है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। ठीक है, तो सपोज आप नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हुए हो। ठीक है, फिर आप नॉर्थ में 4 किलोमीटर आप चलते हो। ठीक है, आप नॉर्थ में कितना गए, 4 किलोमीटर। फिर आप राइट मुड़ते हो अपने और ईस्ट में जाते हो 3 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपने जहां से चलना स्टार्ट किया था वहां से आप अब कितने दूर हो, तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो आपने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है, आपने डिस्टेंस कवर की है 4 + 3 7 किलोमीटर। लेकिन आप उस पॉइंट से जहां से आपने चलना शुरू किया था वहां से आप 7 किलोमीटर अवे नहीं हो। ठीक है, तो ये जो अवे वाला है उस पर ध्यान देना। ठीक है, ये जो अवे वाला है ये एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है। अगर आप इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाओगे, अगर आपने बचपन में सभी ने पढ़ी होती है पाइथागोरस थ्योरम, उससे आराम से इजीली निकल आएगा कि ये कितनी डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की 5 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारा इनिशियल पॉइंट जहां से हमने स्टार्ट किया था या फिर आपने स्टार्ट किया था और अभी आप जहां पर हो उस वहां तक ये जो हुआ ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 5 किलोमीटर। आप कितने अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होगा, 5 किलोमीटर डिस्प्लेस हुए। आप किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुए, ठीक है, पहले आप नॉर्थ गए थे फिर आप ईस्ट गए, तो हमें कैसे पता चलेगा अभी आप किस डायरेक्शन में हो, तो आप किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुए हो, आप नॉर्थ ईस्ट में डिस्प्लेस हुए हो, नॉर्थ ईस्ट में। तो यहां पर आपकी डायरेक्शन भी यूज हुई डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए। आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 5 किलोमीटर है, किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट में है। तो वेक्टर्स को इन्हीं तरीके से डिफाइन किया जाता है। इसी तरीके से आप किसी भी वेक्टर को डिस्क्राइब कर सकते हो। आपको वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए, वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की भी नीड होगी और मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी भी इसी तरीके से होता है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ये लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, अभी हम डिस्कस करेंगे वो कैसे ऐड होता है। ठीक है, अगर हम स्केलर्स की बात करें, ठीक है, तो स्केलर्स को डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। ठीक है, केवल और केवल हमें मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, केवल मैग्नीट्यूड चाहिए स्केलर्स क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए, लाइक मास, चार्ज, डेंसिटी। आप क्या कहोगे, कितना मास है, 5 kg, किस डायरेक्शन में है वो नहीं चलेगा ना, केवल हमें क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, तो मास की मैग्नीट्यूड ही चाहिए होता है, उसमें डायरेक्शन की नीड नहीं होती है। तो स्केलर्स में केवल और केवल मैग्नीट्यूड की नीड होती है, डायरेक्शन की नीड नहीं होती है। तो ठीक है, वेक्टर्स डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, स्केलर्स ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। ठीक है, तो मैं पूरे टाइम में जब भी पढ़ा रहा हूँ आपको, जब भी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे वेक्टर्स को या फिर पूरे कोर्स को, ठीक है, तो जहां भी मैं वेक्टर क्वांटिटी को यूज करूंगा, तो वेक्टर क्वांटिटी को यूज करने के लिए सपोज ए है कोई क्वांटिटी, ठीक है, तो अगर ये वेक्टर है, ये स्केलर है, मैं इसको कैसे डिफरेंशिएट करूंगा पूरे कोर्स में, अगर मैंने इसके ऊपर एक एरो लगा दिया है तो ये हमारे लिए एक वेक्टर बन जाएगा। अगर ये केवल ए लिखा हुआ है तो ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, दोनों में डिफरेंशिएट आगे आना चाहिए कि आगे कैसे पता चलेगा कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है। ठीक है, अगर हमें स्केल वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड लिखना है तो उसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे यूज करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, इसको हम इन जनरल ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर कैन बी सिंपली रिटन एज सिंपल कैपिटल ए। ठीक है, तो ये कुछ नोटेशन है जो मैं आगे यूज करूंगा हम लोग जब ये कोर्स डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो एरो की लेंथ होती है, ये पॉइंट देखिए मैंने भी यहां पर इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये बनाया है, जो एरो की लेंथ होगी, जैसे 4 किलोमीटर है
तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है 4 किलोमीटर, तो हमारा एरो इतना था। ठीक है, अगर हमारा एरो की लेंथ 3 किलोमीटर है तो हमारे एरो की लेंथ कम होगी और 5 किलोमीटर और ज्यादा होगी, 5 किलोमीटर। मैग्नीट्यूड में हम बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो जो एरो की लेंथ होती है वो उसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे जब भी हम लोग ड्रॉ कर रहे होंगे कोई भी डायग्राम। ठीक है, और इसको टेल बोलेंगे, इसको हेड बोलेंगे। तो जो एरो हेड होता है, एरो हेड ये बताता है कि वेक्टर किस डायरेक्शन में है। तो अगर हमने इस डायरेक्शन में लिखा, एरो को ऐसे लगाया हुआ है, इसका सेंस है नॉर्थ डायरेक्शन में है ये वेक्टर की डायरेक्शन, ये ईस्ट डायरेक्शन में है और इसकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स है जो हम लोग को दिमाग में रखने चाहिए आगे भी। ठीक है, अब सपोज हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, कोई भी एक वेक्टर है ए वेक्टर। ठीक है, अगर हम बोलें कि माइनस ए वेक्टर कैसा होगा, तो माइनस ए वेक्टर जो होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो बिल्कुल सेम होगा। देखो मैंने एरो की लेंथ बिल्कुल बराबर बनाने की कोशिश की, थोड़ी बहुत हो सकता है ऊपर नीचे हो, लेकिन मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर और मॉड्यूलस ऑफ माइनस ए वेक्टर ये तो सेम होंगे, लेकिन जो माइनस ए वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो ए वेक्टर के जस्ट रिवर्स होगी। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर मैग्नीट्यूड वाइज सेम है लेकिन डायरेक्शन वाइज अपोजिट है। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ माइनस ए वेक्टर। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू माइनस ए वेक्टर, इसको हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, ये कंप्लीटली रॉन्ग है, इस तरीके से इसको नहीं लिखा जाता है कभी। अगर जैसे कि हम लोग आगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत तो नॉलेज आपको भी होगी उसको, अगर कंपोनेंट फॉर्म में किसी वेक्टर को लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो जो कंपोनेंट फॉर्म होती है, कंपोनेंट फॉर्म कैसे लिखेंगे, सपोज कोई ए वेक्टर है, इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट्स में लिखते हैं। कंपोनेंट्स में लिखने का मतलब है कि हमने यहां पे कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज किया है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, जो कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। आई कैप, जे कैप, के कैप यूनिट वेक्टर है, इसको क्या बोलता कि कैप, 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 और कुछ लोग हेड भी बोलते हैं इसको, आई हेड, जे हेड, के हेड। ठीक है, तो ये होते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का क्या मतलब होता है, यूनिट वेक्टर्स का क्या मतलब होता है, यूनिट वेक्टर्स का मतलब होता है जो इनका मॉड्यूलस होता है, मतलब इनकी जो लेंथ होती है वो हम लोग क्या लेते हैं, 1, यूनिटी, इसी से इसका नाम आया है यूनिट वेक्टर। तो ये बेसिस यूनिट वेक्टर है। बेसिस यूनिट वेक्टर का मतलब है जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉर्म करते हैं, जो बेसिस, उनका यूनिट वेक्टर है। तो ax कोई कंपोनेंट है ए वेक्टर का जो कि आई कैप डायरेक्शन में है। ठीक है, ay कोई कंपोनेंट है ए वेक्टर का जो कि जे कैप डायरेक्शन में है। az ए वेक्टर का वो कंपोनेंट है जो कि के कैप डायरेक्शन में है। तो कंपोनेंट फॉर्म में हम किसी भी वेक्टर को इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वेक्टर ऑपरेशंस, वेक्टर पे कैसे कैसे ऑपरेशंस होते हैं। चार तरीके के ऑपरेशन होते हैं। एक तो एडिशन होता है, प्लस 3 काइंड्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम एडिशन देखते हैं। एडिशन ऑफ
एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। तो हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं? सपोज हमारे पास कोई भी दो वेक्टर है, एक तो है आपके पास ए वेक्टर लाइक दिस, इसकी डायरेक्शन है इधर, तो कोई भी वेक्टर है बी, उसकी डायरेक्शन है इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो अगर हम कहें कि हमको निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो कैसे निकालेंगे? ज्योमेट्रिकली ए वेक्टर के हेड को बी वेक्टर के टेल से मिला देंगे। देखिए ये वेक्टर का हेड है, ये बी वेक्टर का टेल है, तो इसके हेड को इस बी वेक्टर के टेल से मिला दिया। फिर क्या करेंगे? ए वेक्टर की टेल से बी वेक्टर के हेड से मिलाएंगे, जो कि हमको देगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सपोज हमने इसको ले लिया सी वेक्टर, तो एक चीज मैं टर्म बोल रहा हूं, रिजल्टेंट। सी वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसका क्या मतलब है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को जब ऐड किया, एडिशन किया, तो उससे हमें मिला सी वेक्टर। इसको हम क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसको याद रखेंगे, क्या बोलते हैं इसको? रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर ऑफ एंड बी वेक्टर। इसका क्या मतलब होता है? पहली बात तो आप किन्हीं भी दो वेक्टर्स को अगर आप जोड़ रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो वो क्या है? दोनों के दोनों सेम नेचर के हैं। अगर वो सेम नेचर के नहीं होंगे तो आप ऐड नहीं कर सकते उनको। सेम नेचर होने का क्या सेंस है? वेलोसिटी को आप वेलोसिटी से जोड़ सकते हो, ठीक है, इटसेल्फ। मतलब वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी हो सकता है ना, और वेलोसिटी को आप किसी और चीज से नहीं ऐड कर सकते, ठीक है। फोर्स को फोर्स से जोड़ सकते हो, मोमेंटम को मोमेंटम से जोड़ सकते हो, ठीक है। फोर्स को आप मोमेंटम से नहीं ऐड कर सकते। तो यहां पे ऐड करने का मतलब ऑर्डिनरी सम नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का क्या सेंस है? यहां पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का सेंस है कि जब आपने सपोज आप दो लोग फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, जैसे कोई भी एक ब्लॉक रखा हुआ है यहां पर, 1 किलोग्राम का कोई भी मान लीजिए बॉक्स है, लाइक 10 kg बॉक्स, ठीक है। अगर कोई, मैं हूं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं इस पे, ठीक है, और मेरा कोई फ्रेंड इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो अब क्या है कि ये ब्लॉक ना तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ना केवल इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करेगा? ये ब्लॉक इन दोनों के रिजल्टेंट की डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, समवेयर इन दिस डायरेक्शन। तो ये जो है वो इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट है, तो इसलिए बोलते हैं इनका रिजल्टेंट फोर्स किधर है, मतलब रिजल्टेंट कहां मिल रहा है, इफेक्ट कहां है, रिजल्टेंट इफेक्ट कहां मिल रहा है, उस डायरेक्शन में ये मूव करेगा। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये ध्यान रखना है, हम केवल सेम नेचर्स के वेक्टर्स को ही ऐड कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल्स दिया ही था यहां पर, ठीक है। अगर हम फॉर्मलिज्म की बात करेंगे तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है डायरेक्ट रिजल्टेंट को लिखने का, उसका प्रूफ नहीं करा रहा हूं मैं, प्रूफ बहुत इजी है, आप कुछ नहीं, सी वेक्टर बराबर क्या है हमारा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आप सी वेक्टर से सी वेक्टर का इटसेल्फ डॉट करेंगे, जो मैं भी आगे पढ़ाऊंगा, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो आपको सी वेक्टर का रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो मॉड्यूलस ऑफ सी वेक्टर, हम यहाँ पे मॉड्यूलस निकाल रहे हैं। यहाँ पर पहले हम देखेंगे कि सी वेक्टर का नेट इफेक्ट जो आएगा, नेट इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, वो कैसे आएगा, ठीक है। तो सी वेक्टर का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या क्या आएगा? फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर थीटा क्या है यहां पर? थीटा क्या है? थीटा है इन दोनों के बीच का एंगल,
अगर आप दोनों के टेल से टेल मिला देंगे तो जो एंगल आएगा वो है थीटा एंगल। लाइक ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये थीटा है। थीटा याद रखेंगे कि यहाँ पर जो थीटा लिखना है वो क्या लिखना है, बिना समझे नहीं लिख देंगे थीटा को, थीटा यही रहेगा। ठीक है, अगर सी है, सी ए वेक्टर से अल्फा एंगल बना रहा है, क्या एंगल बना रहा है, अल्फा, तो हमारे पास एक तो मिल गया कि भाई इसकी मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका नेट इफेक्ट क्या मिल रहा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड वाइज मिल गया है हमको। अब हमको चाहिए है तो ये एक वेक्टर, यहाँ पे तो मैंने मॉड्यूलस का साइन लगा रखा है तो ये स्केलर है, लेकिन हमको डायरेक्शन भी चाहिए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर से किस डायरेक्शन में नेट इफेक्ट आ रहा है, तो उस डायरेक्शन, सपोज ये जो है ए वेक्टर से अल्फा एंगल बना रहा है, तो अल्फा एंगल बना रहा है, तो अल्फा एंगल हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, याद रखिएगा इन दोनों फॉर्मूलाज को। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इनकी एडिशन की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, एडिशन की प्रॉपर्टीज होती है, वेक्टर्स में बात कर रहे हैं हम लोग, वेक्टर्स में चल रहे हैं। वेक्टर्स का एडिशन सिंपल ऑर्डिनरी सम नहीं है, ठीक है, ये मैंने अभी समझाया, ऑर्डिनरी सम नहीं है। नेट इफेक्ट हम लोग को फाइंड आउट करना आता है, उसको हम वेक्टर की लैंग्वेज में एडिशन बोल देते हैं, लेकिन वो नेट इफेक्ट होता है, उसका फिजिकल मीनिंग वही है, नेट इफेक्ट। तो जो एडिशन होता है कम्यूटेटिव होता है, तो एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव नेचर में। तो इसका कम्यूटेटिव का क्या मतलब है, ये तो हो गई टर्म्स में। अगर हम ग्राफिकली बात करें तो अगर आप पहले ए वेक्टर लिखते हैं, फिर ए वेक्टर को ऐड करते हैं बी वेक्टर से, तो इसका जो नेट रिजल्ट आएगा वो कहां आएगा, सी वेक्टर, लाइक दिस। एंड अगर हम पहले लिख दें बी वेक्टर, लिख दें इन द सेंस पहले बी वेक्टर दिया, फिर ए वेक्टर दिया, फिर हमको मिला सी वेक्टर, डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम, हेंस एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव। ये लोकल, ये इस तरीके से होता है, आप कहीं भी बनाइए, अगर इसका लेंथ और डायरेक्शन सेम है, लेंथ और डायरेक्शन सेम है तो ये वेक्टर्स सेम होते हैं। इसका कोई, आपने इसको कहीं फिक्स नहीं कर दिया कि ये अगर ए वेक्टर यहां है तो ये ए वेक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर ये ए वेक्टर है, अगर यही सेम डायरेक्शन है और सेम लेंथ है, तो ये भी ए वेक्टर ही है, चेंज नहीं है कोई भी इन दोनों में, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, ये कहीं भी वेक्टर्स फिक्स नहीं होते, कहीं कोऑर्डिनेट सिस्टम में फिक्स कर दिया, इस तरीके से नहीं होता, जब तक रेफरेंस नहीं है। रेफरेंस दे दिया तो बात अलग है, लेकिन अगर जनरल बात करेंगे तो ये वेक्टर सेम रहेगा। मैं कुछ पॉइंट्स यहां पे नोट डाउन कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो सी वेक्टर आता है आपका रिजल्टेंट, वो जो होगा हमेशा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में लाई कर रहा होगा। क्या मतलब है इसका, ये ए वेक्टर है, सॉरी ये बी वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट मिल रहा होगा आपको, वो इन दोनों वेक्टर्स के कहीं ना कहीं बीच में मिलेगा। मे बी यहां हो सकता है, मे बी यहां हो सकता है, मे बी यहां हो सकता है, ये तो पॉसिबल है, लेकिन इन दोनों के बाहर कहीं भी लाइक दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये तो हो गई आपका कॉन्सेप्चुअल बात,
ये तो आपके दिमाग में रहना चाहिए, ये रटना नहीं चाहिए, ये दिमाग में फिक्स होना चाहिए। अब जो मैं बता रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होता है, ईएमटी में, क्लासिकल मैकेनिक्स में डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। व्हाट इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं हम क्या बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की। तो अगर हम वो फॉर्मूला देखें, उस फॉर्मूले में हम बी वेक्टर की जगह भी ए वेक्टर पुट कर दें, तो क्या मिलेगा, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। 1 + 1 = 2, 2 + 2 cos थीटा, 2 बाहर आ गया, 2 1 + cos थीटा, ठीक है। cos थीटा को किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 cos² θ/2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट, फिर से cos थीटा को क्या लिखेंगे, 2 cos² θ/2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट, 2 × 2 4 बाहर आया, 2 cos² θ/2 बाहर आया, cos θ/2, 2 a cos θ/2। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आगे आने वाले लेक्चर्स के लिए, हमेशा के लिए इस फॉर्मूला को याद रखिए। अगर दो वेक्टर्स हैं, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, उनका जो रिजल्टेंट होगा वो 2a cos θ/2 होगा, ठीक है। क्या होगा, 2a cos θ/2। थीटा मैंने बताया एंगल क्या होगा, अगर आप कहीं भी दो वेक्टर्स को टेल टू टेल रखेंगे तो उनके बीच में बनने वाला एंगल थीटा होता है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। तो सब्ट्रैक्शन, अब मैंने यहां पर जब वेक्टर ऑपरेशन लिखा था तो यहां पे मैंने लिखा एडिशन, 3 काइंड्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सब्ट्रैक्शन तो मैंने बोला नहीं था वेक्टर ऑपरेशन में, तो ये सब्ट्रैक्शन कैसे आ गया। तो जो सब्ट्रैक्शन है वेक्टर्स में, तो वो सिंपल माइनस नहीं होता है, सिंपल माइनस कर दिया वो नहीं होता है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन एक तरीके का, उसमें भी एडिशन होता है। वो किस तरीके से होता है, देखिए हमारे पास ए वेक्टर है, लाइक हम प्रीवियस की तरह ले लेते हैं, ए वेक्टर, एक बी वेक्टर है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि सॉरी, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, इस तरीके से लिख सकते हैं। सी एडिशन का फॉर्म आ गया, मैंने बोला था ना, है सब्ट्रैक्शन लेकिन है एक तरीके का ये एडिशन, कंफ्यूज मत होइए, बस फॉलो कीजिए, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या बताया था आपको, अगर कोई भी वेक्टर है ए वेक्टर, तो माइनस ए वेक्टर किस तरीके से लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट। तो अगर ये बी वेक्टर है तो माइनस बी वेक्टर किस तरीके से लिखा जाएगा, समथिंग लाइक दिस, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। एरो हेड क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, माइनस का बी वेक्टर। अगर हमें इसको और इसको, ए वेक्टर को और माइनस बी वेक्टर को एडिशन करना है, ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, सिंपल रूल अभी बताया था मैंने, ए वेक्टर को एज इट इज लिखा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ए वेक्टर के हेड पे
माइनस बी वेक्टर की टेल रखी, फिर क्या किया, ए वेक्टर की टेल से माइनस बी वेक्टर के हेड को मिला दिया, तो ये हमको मिल गया एक नया वेक्टर डी वेक्टर। यहां पे एक पॉइंट को मैं नोटिस आउट कर रहा हूं, उसको ध्यान रखिएगा। ए माइनस बी वेक्टर जो होता है, इससे जो हमें मिलेगा उसको हम रिजल्टेंट नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर हम बोले कि ए प्लस माइनस बी वेक्टर, तो उससे हमें रिजल्टेंट मिल रहा है, मतलब अब नेट इफेक्ट मिल गया आपको। ठीक है, तो हमारा नेट इफेक्ट क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का नेट इफेक्ट कहां क्या मिल रहा है आपको, डी वेक्टर। ठीक है, जो कि इस डायरेक्शन में है, इन दोनों को मिलाएगा तो इस डायरेक्शन में आपको नेट इफेक्ट मिलेगा। तो अगर हम इसका जनरल फॉर्मुलिज्म बनाए, जैसे मैंने लास्ट में बताया था कि सी वेक्टर इज इक्वल टू, क्या बताया था मैंने, कॉस थीटा। थीटा क्या था, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। अब क्या हो गया, ये थीटा क्या हो गया यहां पर, सॉरी, अब यहां पर जो एंगल है, अब हम दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। माइनस बी वेक्टर क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, माइनस बी वेक्टर, है ना। तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये टोटल पाई होगा 180। तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना रह गया, पाई माइनस थीटा। तो अगर हम यहां डी वेक्टर की बात करें, तो डी वेक्टर को हम सिंपली कैसे लिख सकते हैं, अगर हम यहां का जो थीटा है वो रिप्लेस कर दें पाई माइनस थीटा से, सिंपल। तो पाई माइनस थीटा से जब आपने रिप्लेस किया इसको, तो क्या हुआ, कॉस पाई माइनस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा कहां लाई करेगा, बताइए क्वाड्रेंट में कहां लाई करेगा, ये हमको देगा, पाई है तो नो चेंज, ये हमको देगा माइनस का कॉस थीटा। देखिए 0 90 पाई, तो पाई माइनस कॉस थीटा, ये कहीं सेकेंड में लाई कर रहा होगा, पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो पाई माइनस थीटा कहां लाई कर रहा है, ये देखिए ये है, यहां 0 है, यहां पाई बाई 2 है, यहां पाई है, तो पाई माइनस थीटा समवेयर हियर। ये किसका एरिया होता है, किसका रीजन होता है, साइन का या कोसाइन का। तो यहां पे कॉस क्या देगा, माइनस देगा। अगर यहां और है क्या, पाई, पाई में क्या होता है, नो चेंज, तो कॉस कॉस पाई माइनस थीटा क्या हुआ, माइनस कॉस थीटा। मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर, प्लस प्लस से अब क्या हो जाएगा यहां पर, माइनस कॉस थीटा। थीटा क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। तो अगर हम बात करें, सीधे यहीं पे लिख दें फॉर्मूला बना के, ए प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्लस 2a वेक्टर प्लस 2a वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर, यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस 2a वेक्टर बी वेक्टर मॉडुलस कॉस थीटा। थीटा क्या है दोनों जगह, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। यहां से पाई से कंपनसेट हो गया ये माइनस, तो अब याद रखेंगे, अब ये थीटा ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल नहीं है, अब ये केवल ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल रह गया है। ठीक है, समझ में आ गया, यहां तक आगे बढ़ते हैं।
अब सेकंड वेक्टर ऑपरेशन, सेकंड वेक्टर ऑपरेशन क्या है? हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया, सब्ट्रैक्शन तो वहां पर कम्यूटेटिव नहीं होगा, मतलब वो तो पॉसिबल नहीं है ना। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का, मतलब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर तो पॉसिबल नहीं है, माइनस कॉमन ले लिया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इट वुड जस्ट रिवर्स द डायरेक्शन। ओके, तो मल्टीप्लीकेशन बाय अ स्केलर क्वांटिटी, मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे? किसी भी स्केलर क्वांटिटी से किसी भी वेक्टर में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? सपोज कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी ए है, इसको आपने ए वेक्टर में मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा कि जो वेक्टर के लेंथ है, मैग्नीट्यूड है, उसको ए टाइम्स कर देगा, लेकिन डायरेक्शन नहीं छेड़ेगा, डायरेक्शन बिल्कुल सेम रहेगी। अगर ए पॉजिटिव है, अगर ए कोई पॉजिटिव स्केलर है, तो ये ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड को ए टाइम्स कर देगा, डायरेक्शन को बिल्कुल नहीं छेड़ेगा। सपोज ए वेक्टर है लाइक दिस, और अगर ए 2 है तो 2a वेक्टर क्या होगा? डायरेक्शन वही रहेगी, लेकिन मैग्नीट्यूड जस्ट डबल हो जाएगा। मैग्नीट्यूड कैसे पता चलता है? एरो की लेंथ से। तो अगर a वेक्टर इतना है और आपने इसकी मल्टीप्लाई 2 से करी, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसकी लेंथ डबल हो जाएगी, मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन सेम रहेगी। अगर यहीं पर स्केलर -2 हो और अगर आपने इसकी मल्टीप्लाई ए वेक्टर में की, तो ए वेक्टर तो आपका इस डायरेक्शन में और इस लेंथ का है, लेकिन -2 से मल्टीप्लाई करते ही इसकी डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो जाएगी, मैग्नीट्यूड भी डबल हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड का तो वही सेम फंडा है, क्या है कि वो जो भी स्केलर क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उतने टाइम्स हो जाएगी उसकी मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? अगर पॉजिटिव स्केलर है तो डायरेक्शन अनचेंज रहेगी, अगर नेगेटिव स्केलर है तो डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो जाएगी। तो ये था एक तरीके का मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर क्वांटिटी। तो अगर एक पॉइंट और होता है इसमें, अगर आपके दो वेक्टर्स का एडिशन है, सपोज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और आप इसमें इस पूरे में रिजल्टेंट में स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? आपने एक फोर्स ऐसे लगाया, आपने दूसरा फोर्स दूसरी तरफ से लगाया, एक उसका रिजल्टेंट मिला किसी डायरेक्शन में, वो रिजल्टेंट मिला, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर गिव्स दैट रिजल्टेंट। तो उस रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड में हमने स्केलर से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, फिर से समझिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसमें हमने क्या किया? ये हमें मिला था रिजल्टेंट सी वेक्टर, तो यहां पर हम इनडायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे हैं सी वेक्टर से, तो सी वेक्टर की लेंथ कितनी हो जाएगी? ए टाइम्स। लेकिन अगर हम इसमें अंदर मल्टीप्लाई करें, तो कहना क्या चाहता हूं, मेरा पॉइंट क्या है, स्केलर मल्टीप्लाई से जब हम स्केलर किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो ये बिल्कुल सेम होगा। किस तरीके से? सपोज ए टाइम्स ए वेक्टर कर दिया आपने, सपोज लेके चलते हैं डबल 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 लेके चलते हैं, ठीक है, ए इज इक्वल टू 2 है अपना, तो आपका रिजल्टेंट क्या हो गया? अगर आपने रिजल्टेंट आपका सी आ रहा था, तो अगर आप वैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2c मिल रहा है आपको, 2c वेक्टर। तो अगर आपने ये 2a वेक्टर कर दिया, फिर आपने 2b वेक्टर कर दिया, तो फिर से आपको मिलने वाला है 2c वेक्टर। तो मल्टीप्लीकेशन बाय अ स्केलर क्वांटिटी इज अ
डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, ज्योमेट्रिकली ये है, इसका मतलब समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरा डाउट क्लियर करूंगा आपका। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज पूछिए मुझसे, मैं कमेंट सेक्शन में पूछिए मुझसे। मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, पॉइंट्स में लिखते जा रहा हूं यहां पर जो जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या है हमारा थर्ड ऑपरेशन, विच इज अ मल्टीप्लीकेशन, एंड व्हाट इट इज, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैसे डिफाइन किया जाएगा, पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। इसको मैं यहां भी लिख देता हूं आपके यहाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। ठीक है, थीटा क्या है यहां पर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच के एंगल। ठीक है, सिंपल है, जैसे मैंने बताया था, टेल टू टेल ए वेक्टर बी वेक्टर, ये क्या है आपका एंगल थीटा। ठीक है, तो यहां पर थीटा कैसा एंगल है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, तो क्या होता है कि जब आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाला तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी मॉड्यूलस, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर, कोसाइन ऑफ थीटा इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जब आपने तीन स्केलर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया तो अगेन आपको मिलेगा स्केलर क्वांटिटी। याद रखिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मींस डॉट प्रोडक्ट विल गिव अ स्केलर क्वांटिटी। तो हमको स्केलर क्वांटिटी मिलती है, इसलिए हमने डॉट प्रोडक्ट को क्या किया, एक और नाम दे दिया, इसका एक ऑल्टरनेटिव नाम दे दिया स्केलर प्रोडक्ट। याद रखिएगा, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, स्केलर प्रोडक्ट कैसे बोल दिया इसको। तो स्केलर प्रोडक्ट बोलने का इसका यही मतलब है, इसको एक ऑल्टरनेटिव नेम दिया गया है, स्केलर प्रोडक्ट ही डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ही स्केलर प्रोडक्ट है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट भी कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब मैंने बताया था, अभी मैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझाऊंगा कि डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका। ए वेक्टर का आप डॉट बी वेक्टर से करो, चाहे बी वेक्टर का डॉट आप ए वेक्टर से करो, आपको रिजल्ट सेम मिलने वाला है। ओके, और डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। ये क्या है, कम्यूटेटिव डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो अंदर हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या दिया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, मतलब
इसका आप रिजल्टेंट का इससे डॉट कर दो, फिर जो आपको रिजल्ट मिलेगा, और इसका डॉट इससे करो, फिर इसका डॉट इससे करो, इन दोनों से जो आया उसका जो रिजल्टेंट मिलेगा वो सेम क्वांटिटी होगी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है हम फिजिक्स वालों के लिए। हमको केवल इन फॉर्मूला तो याद करना ही करना है, ये तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमको हेल्प करेंगे ही करेंगे, लेकिन इनका हमको फिजिकल सिग्निफिकेंस समझना बहुत जरूरी होता है, इनकी इमेज हमारे माइंड में होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या है? अगर आप इसको दो पार्ट में तोड़ोगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इसी फॉर्मूले से बिल्कुल समझ में आ जाएगा इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। जैसे कि हमारे पास ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ओके। जब आप बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर पे करेंगे तो ये एंगल क्या है? थीटा। तो प्रोजेक्शन एक रूल होता है, प्रोजेक्शन आपको पता है कैसे करेंगे। तो यहां तक प्रोजेक्शन आया, बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रोजेक्शन क्या आया आपका? ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो मैं डार्क कर रहा हूं ज्यादा, ये प्रोजेक्शन है बी वेक्टर का ए वेक्टर पे। इसकी लेंथ क्या है? बी वेक्टर कॉस ऑफ थीटा। और इसकी लेंथ क्या है? मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। इन तीनों का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमको क्या देता है? इट गिव्स प्रोडक्ट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर in the direction of a vector and a vector. Projection of b vector in the direction of a vector and modulus of a vector. It gives the product of projection of b vector in the direction of a vector and a vector, और vice versa. अगर आप बी वेक्टर को इधर लिख लो और ए वेक्टर को इधर लिख लो, स्केलर क्वांटिटी है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ए कॉस थीटा, अगर आप इसका प्रोजेक्शन ए का इस पे डालेंगे तो ये क्या हुआ? ये आपको दे दिया ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा इंटू बी वेक्टर, बी मॉड्यूलस ऑफ बी। तो फिर और क्या लिख सकते हैं? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर एंड बी वेक्टर का प्रोडक्ट। तो हमको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या देता है? प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर का प्रोडक्ट मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर के साथ। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आ गया। इट गिव्स द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं नोट डाउन यहां पर कर देता हूं, इधर ही कर देता हूं। अगर कोई भी दो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर पैरेलल हैं, ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हुआ? इट इज सिंपली दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, ओके। क्योंकि थीटा बराबर अगर आप जीरो रख दोगे, थीटा इज इक्वल टू जीरो, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, देन इट रिमेन्स ओनली प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एंड व्हाट अबाउट इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, देन व्हाट यू विल गेट? थीटा इज इक्वल टू 90,
cos 90 is 0, then what left? Nothing, 0. तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इन द केस व्हेन a इज परपेंडिकुलर टू b क्या मिलेगा हमको? 0. तो ये दोनों रिजल्ट याद रखेंगे। ये रिजल्ट बहुत काम का है, बहुत यूज होता है। आगे आने वाले क्वेश्चंस में जैम पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे रिजल्ट, इस रिजल्ट से रिलेटेड। एक एक नंबर में जो एमसीक्यूज होते हैं मैंने बताया था सेक्शन ए में, उसमें इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखेंगे। तो a vector dot a vector in the same way what you can write a vector dot a vector मतलब a वेक्टर का सेल्फ से डॉट प्रोडक्ट, एंगल क्या होगा? a वेक्टर है, a वेक्टर है, एंगल क्या हुआ? 0. cos 0 will give 1. मॉड्यूलस ऑफ a वेक्टर, here also मॉड्यूलस ऑफ a वेक्टर, दो स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन, then what you will get? मॉड्यूलस ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर। रिमेंबर इट। मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं, यहां पर आपको एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूं। जैसे मैंने आपको बताया था रिजल्टेंट कैसे मिल जाएगा। रिजल्टेंट के लिए मैंने क्या बोला था? सी वेक्टर बराबर था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर आप सी का डॉट खुद से करेंगे तो क्या, तो मैं इसी तरीके से सॉल्व करने वाला हूं, आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। तो हमारे पास है सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो अगर आप सी का डॉट सी से करेंगे, सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, देन ऑन द राइट हैंड साइड इट ऑल्सो ए माइनस बी वेक्टर इज डॉट विद ए माइनस बी वेक्टर। तो इसको तो मैंने सिंपली बताया था, इससे क्या हो जाएगा? मॉड्यूलस ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर। इसको क्या करेंगे? मैंने बताया था डॉट प्रोडक्ट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर को हम ध्यान में रखते हुए आगे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। एक एक स्टेप को देखिए। हम पहले ए वेक्टर की इसमें डॉट कर देते हैं, ए वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन नेचर लगा देते हैं यहां पर। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, साइन वुड बी माइनस, and here also minus b vector dot a vector, minus minus plus b vector dot b vector. Then what next? A vector dot a vector modulus of a square plus b vector dot b vector modulus of b vector square. I said dot product is commutative. Then what? A vector dot b vector is equal to b vector dot a vector. Then what you will get? You will get just minus का 2 a vector dot b vector. What next? I just explained the formula of dot product. Okay. What is theta? Theta is the angle between a vector and b vector. ध्यान से देखिए, अभी कहीं का फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको, देखिएगा, आप सर्च आउट कीजिएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ कोसाइंस। सर्च आउट कीजिएगा, इसको पढ़ा होगा आपने बीएससी में। ठीक है, ये तो सब था हमारा डॉट प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया डॉट प्रोडक्ट के बारे में। डॉट प्रोडक्ट का हमारा फॉर्मूला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा, और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था? प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर along the direction of another vector and it's multiplied with the another vector modulus. Okay, उसके बाद हमने क्या देखा कि अगर
दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट किस तरीके से आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जस्ट मल्टीप्लाई दियर मैग्नीट्यूड्स। व्हाट नेक्स्ट, अगर ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर देन व्हाट यू विल गेट, इन डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ cos 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो सब था हमारा डॉट प्रोडक्ट के बारे में। अब हम चलते हैं फोर्थ ऑपरेशन, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। फोर्थ ऑपरेशन, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो क्रॉस प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम, अगर कोई भी दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर तो उनका क्रॉस का फॉर्मूला क्या है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर into modulus of b vector into sin theta, and here one thing will also come, what is n cap। ये तो आपको पता है क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मतलब लेंथ ऑफ ए वेक्टर और स्ट्रेंथ ऑफ वेक्टर, दिस इज मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, you know it। What is theta? Theta is the angle between a vector and b vector. I have told you. In what sense? Tail to tail, a vector, b vector, and this is the angle theta. Now the thing comes, what is n cap? What is n cap? कैप है तो मैंने बताया था कैप वाली चीजें जो होती हैं वो यूनिट वेक्टर के लिए यूज की जाती है, तो इट इज सिंपली अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मैंने आपको बताया था, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मॉड्यूलस 1 होता है। ठीक है, अब ये वेक्टर है तो इसकी एक डायरेक्शन होगी, तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कहां होगी, ए वेक्टर बी वेक्टर के प्लेन में होगी, उसके परपेंडिकुलर होगी, कहां होगी, कैसे निकालते हैं, तो इसको हम निकालेंगे राइट हैंड थंब रूल से। कैसे यूज करेंगे इसको, अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, चलो एक बात मैंने बता दी कि जो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। पहले तो इस चीज को अच्छे से समझिए कि ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या है। ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जो भी है एक प्लेन बना रहे होंगे, सपोज ये पेपर है, ठीक है, अगर ए वेक्टर ऐसा है बी वेक्टर ऐसा है, अगर ये प्लेन है, ठीक है, जिसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर है दोनों, तो जो एन कैप की डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी, either in this way, this is also perpendicular to the plane, and or either here back of the paper, दोनों डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, तो एन कैप की डायरेक्शन कौन सी होगी, परपेंडिकुलर है ये मैंने बता दिया, लेकिन कौन सी होगी ये हम किससे फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। ये एक कन्वेंशन है जो सभी लोग फॉलो करते हैं, हम लोग भी यही फॉलो करेंगे। तो कौन सा परपेंडिकुलर आएगा, क्या कीजिए, इस तरीके से हाथ को लीजिए, ए वेक्टर की डायरेक्शन में रखिए, राइट हैंड को ए वेक्टर की डायरेक्शन में रखा और बी वेक्टर की साइड इसको हल्का सा स्मॉल एंगल से रोटेट कीजिए। ओके, रोटेट किया आपने बी वेक्टर की साइड, तो ये जो थंब की डायरेक्शन है, थंब कहां रहा है, आउट ऑफ द प्लेन, बाहर की तरफ है,
तो जो इस तरीके से हमने रोटेट किया हैंड को, जो थंब की डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन होगी, हमारा एन कैप की डायरेक्शन होगी। याद रखिए, फिर से समझिए कैसे निकालेंगे। ए वेक्टर में हमने पाम रखी, इस तरीके से हथेली रखी अपनी, फिर हमने घुमाई बी वेक्टर की तरफ, और जो थंब की डायरेक्शन है वो क्या डायरेक्शन है, एन कैप की डायरेक्शन है। ठीक है, तो एक और कन्वेंशन है जो हम आगे भी यूज करते रहेंगे। अगर मैंने इस तरीके से लिखा है कहीं पर, तो ये मेरी डायरेक्शन हो गई इनटू द पेपर, और अगर मैंने डॉट मार के इस तरीके से बोल लिखा है तो ये हो गई आउट ऑफ द पेपर और प्लेन। मतलब अगर मेरा ये प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है जिसमें ए और बी है हमारा व्हाइट बोर्ड, तो ये कहां रहा है, आउट ऑफ द प्लेन, तो मैं यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या लिखूंगा, आउट ऑफ द प्लेन। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर इस तरीके से होता तो कहां जाता, इनटू द प्लेन। तो मैं किस तरीके से डिनोट करता डायरेक्शन को, क्रॉस, दिस इज डॉट एंड दिस इज क्रॉस। ओके, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। समझ में आ गया एन कैप की डायरेक्शन कैसे निकालनी है। तो और एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, सो हियर ऑल्सो लाइक हमने डॉट प्रोडक्ट में मैंने बताया था आपको कि डॉट प्रोडक्ट से जो हमको फाइनल क्वांटिटी मिल रही थी वो क्या थी, स्केलर मिल रही थी हमको। यहां पर आप देखो ये पार्ट तो स्केलर है, इसको मैं हाथ के हाथ यहां पर भी लिख देता हूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। ठीक है, तो हमको ये क्वांटिटी तो क्या है, स्केलर है, लेकिन ये क्वांटिटी क्या बना रही है, इसको क्या बना रही है, वेक्टर। मैंने बताया था सेकंड हमारा क्या था ऑपरेशन, स्केलर क्वांटिटी से वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो उतना लार्ज हो जाता है। तो ये क्या है, यूनिट वेक्टर, लेंथ है 1 है, तो अब लेंथ की हमें मतलब नहीं, डायरेक्शन हमें पता है इधर है, तो जितनी वैल्यू ये निकल के आएगी उतना टाइम्स ये डायरेक्शन, तो हमको डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड भी है, तो मैग्नीट्यूड क्या है, दिस वन, एंड डायरेक्शन इन द एन कैप डायरेक्शन। तो हमको फाइनल क्वांटिटी क्या मिल रही है, वेक्टर, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एज ए रिजल्ट गिव्स वेक्टर। तो जब हमको वो स्केलर मिल रहा था और हमने फिर डॉट प्रोडक्ट का एक ऑल्टरनेटिव नाम रखा स्केलर प्रोडक्ट, तो यहां पर हमको ए क्रॉस बी क्या मिल रहा है, वेक्टर। तो इसका क्या होगा, इसका ऑल्टरनेटिव नेम क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट दोनों एक ही है, कंफ्यूज नहीं होइएगा कि दोनों दूसरे दूसरे हैं। ठीक है, दोनों एक ही का नाम है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के थोड़ा नेचर के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है नेचर में, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। मैं वेक्टर नहीं लगा रहा हूं, मतलब आपके लिए सेंस होना चाहिए कि अगर मैं यहां बात कर रहा हूं डॉट में तो ए और बी दोनों वेक्टर है। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर था, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्यों नहीं होता है, ए वेक्टर बी वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर। ओके, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एन कैप की डायरेक्शन
आउट ऑफ द पेज, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर एन कैप की डायरेक्शन इनटू द प्लेन। मैग्नीट्यूड सेम आएगा, मैग्नीट्यूड सेम आएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए इन मैग्नीट्यूड, नॉट इन डायरेक्शन। डायरेक्शन इज जस्ट अपोजिट। और वेक्टर्स में क्या होता है कि अगर एक वेक्टर दूसरे के वेक्टर का तभी इक्वल होगा जब उसकी डायरेक्शन भी सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो। दोनों चीजें सेम होंगी तब दो वेक्टर इक्वल होते हैं। लेकिन अगर डायरेक्शन रिवर्स हो गई है, मैग्नीट्यूड सेम है, दैट डजंट मैटर एट ऑल। अगर डायरेक्शन रिवर्स है तो ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं होंगे, तो ये कम्यूटेटिव नहीं होता है नेचर में, ठीक है। इनफैक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। क्या किया हमने, -1 से मल्टीप्लाई किया, स्केलर क्वांटिटी माइनस से मल्टीप्लाई किया, रिवर्स कर दिया। मैंने बताया था अगर आपने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, केवल माइनस से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, -1 से मल्टीप्लाई किया, -1 इज अ स्केलर क्वांटिटी बट इट इज अ नेगेटिव, तो आपने उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं किया क्योंकि आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन माइनस साथ में लगा दिया, उससे क्या हुआ, आपकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई। डायरेक्शन रिवर्स हो गई तो ये फिर से ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में आ गया, मतलब माइनस एन कैप जो हुआ फिर से एन कैप बन गया, रिवर्स हो गया, ठीक है। तो फिर माइनस कंपनसेट कर देता है डायरेक्शन को, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है नेचर में, डिस्ट्रीब्यूटिव इन द नेचर। इसका क्या मतलब है, अगर आप इसके रिजल्टेंट को बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसके रिजल्टेंट को बी और सी के रिजल्टेंट को इससे क्रॉस करोगे तो जो वेक्टर मिलेगा आपको वो पहले आप इनका क्रॉस कर लो, फिर इनका क्रॉस कर लो, फिर इन दोनों के क्रॉस का जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों इक्वल मिलेंगे आपको। फिर से समझिए, इसका जो रिजल्टेंट होगा बी वेक्टर और सी वेक्टर का रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी ए वेक्टर क्रॉस रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज सेम एज इफ ए वेक्टर इज क्रॉस विद बी वेक्टर and a vector is crossed with c vector and then find the resultant of both, then this resultant is equal to this final quantity. Okay, so this is the distributive in nature, cross product is distributive in nature। तो हमने इसका फॉर्मुलिज्म पूरा समझ लिया, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे डिफाइन होता है, कैसे डायरेक्शन निकाली जाती है, राइट एंड थंब रूल से कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है, क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो ये तो सब हो गई इसकी फॉर्मुलिज्म। एक और फॉर्मूला हम लिख लेते हैं कि अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल होंगे तो क्या होगा, थीटा 0, तो ए क्रॉस बी इट विल गिव नथिंग। ओके, तो परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, पैरेलल में क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। तो हम लोग चलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के ज्योमेट्रिकल मीनिंग की तरफ। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग अगर हम देखें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का तो क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो देता है वो क्या देता है, गिव्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, साइड्स कैसे होती हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे होते हैं, लाइक दिस,
दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। तो इससे पैरेललोग्राम कैसे फॉर्म होगा, इसके पैरेलल लाइन, बी वेक्टर के पैरेलल और ए वेक्टर के पैरेलल। तो ये जो एरिया है वो मिलता है हमको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मॉड्यूलस से। डायरेक्शन का यहाँ पे कोई सेंस नहीं है, डायरेक्शन तो ए क्रॉस बी है तो ऊपर की साइड होगी, क्योंकि ये एरिया है, एरिया भी प्लेन है, तो या तो ये डायरेक्शन हो सकती है या ये डायरेक्शन हो सकती है। आप ए क्रॉस बी करो तब भी एरिया यही आएगा, बी क्रॉस ए करो तब भी एरिया यही आएगा। तो मॉड्यूलस तो एरिया यही देगा, लेकिन डायरेक्शन पे डिपेंडेंसी है कि आप ए क्रॉस बी कर रहे हो कि बी क्रॉस ए कर रहे हो। तो डायरेक्शन इट मे बी आउट ऑफ द पेज और इनटू द पेज। तो ये हो गया आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो ये था सब क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। अब हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में और कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करेंगे, ट्रिपल प्रोडक्ट और कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। ठीक है, तो आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें फीडबैक दीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट, शेयर इट एज मच एज यू कैन, एंड थैंक यू।